बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉक टेस्ट 7 और आप सब जानते हैं कि हम वर्बल रीजनिंग के अपने 20 टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटे अपना मॉक टेस्ट 7। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटे हमारे पास, इफ द नेगोशिएशंस। अब देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि इफ आ गया तो जैसे ही इफ आता है हमें पता चलता है कि हमने कौन से स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना है, कंडीशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना है, पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी आपके पास सब्जेक्ट लिखा हुआ हो आपने ये देखना है कि आया वो डूअर ऑफ एक्शन है या रिसीवर ऑफ एक्शन है। ठीक है, डूअर ऑफ एक्शन है या रिसीवर ऑफ एक्शन है। क्योंकि डूअर ऑफ एक्शन है तो फिर आपका सेंटेंस किस में रहेगा बेटे, एक्टिव वॉइस में। और अगर वो रिसीवर ऑफ एक्शन है तो फिर क्या रहेगा आपका सेंटेंस, पैसिव वॉइस में रहेगा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी शायद बताया, मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि जैसे फर्ज करें अगर आपके सेंटेंस का स्टार्ट हो रहा है असलम से, तो इट डजंट मीन कि ये हमेशा एक्टिव वॉइस ही रहेगा। ये एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, अनटिल अनलेस हम पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ लेते। जैसे देखिए फर्ज करें अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं असलम पनिश्ड, तो असलम पनिश्ड का मतलब क्या है कि असलम ने सजा दी है। इसमें असलम क्या है हमारे पास, इसमें असलम डूअर ऑफ एक्शन है। और अगर मैं सेकंड सेंटेंस लिखता हूं, मैं कहता हूं जी असलम वाज पनिश्ड। असलम वाज पनिश्ड का मतलब क्या है कि अब असलम ने सजा नहीं दी है, असलम को सजा दी गई है। यानी कि असलम यहां पर हमारे पास क्या है, रिसीवर ऑफ एक्शन है। तो डेफिनेटली जब रिसीवर ऑफ एक्शन होगा तो हम उसे किस वॉइस में लिखेंगे, पैसिव वॉइस में। अब हमारे पास जो वर्ब सब्जेक्ट लिखा हुआ है, जो नाउन लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है द नेगोशिएशन। अब नेगोशिएशंस में हमारे पास क्या है कि ये डूअर ऑफ एक्शन तो नहीं हो सकता ना, ये हमारे पास क्या होगा, नेगोशिएट हमारे पास क्या होगा, रिसीवर ऑफ एक्शन होगा। ठीक है, तो जब ये रिसीवर ऑफ एक्शन है तो एक बात तो पल्ले बांध ले कि हमने जो टेंस लिखना है ना वो पैसिव वॉइस लिखना है, एक्टिव वॉइस नहीं लिखना। अगर आप सिर्फ ये बात जेन में रख के भी अपनी ऑप्शंस को देखते हैं ना तो आपका करेक्ट ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। जैसे देखिए एक बात आपने तय कर ली कि हमने पैसिव सेंटेंस लिखना है, एक्टिव सेंटेंस नहीं लिखना। जब एक्टिव नहीं लिखना ना आपने, तो आप देखेंगे कि अल्फा ऑप्शन एक्टिव में लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा एक्टिव ऑप्शन अल्फा भी क्या हो जाएगा, गलत। आप देखेंगे चार्ली ऑप्शन हैव प्रोलॉन्ग्ड लिखा हुआ है, ये भी कौन सी वॉइस है हमारे पास, एक्टिव, तो इसका मतलब है ये भी क्या हो जाएगी, गलत। और डेल्टा ऑप्शन अगर आप देखेंगे प्रोलॉन्ग्ड पास्ट का एक्टिव लिखा हुआ है, तो लिखा एक्टिव हुआ है, जबकि हमें चाहिए कौन सी वॉइस, पैसिव चाहिए। तो इसका मतलब हमारा डेल्टा भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। बात बताने का मकसद आपको यह है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप सिर्फ और सिर्फ वॉइस को जज कर लेते हैं ना, आप वॉइस को देख लेते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। जैसे यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारे सामने आ गया और वो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, बीटा है वॉइस के हिसाब से। लेकिन हमें थोड़ा सा इसको ज्यादा एक्सप्लेन करना है, कंडीशनल सेंटेंस। और आप देख रहे होंगे यहां पर लिखा हुआ है मे विदड्रॉ। अब मे विदड्रॉ में अमूमन हमारे पास क्या होता है कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में यहां तो हमने क्या पढ़ा हुआ होता है कि आपके पास वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी, और आपने क्या पढ़ा हुआ होता है कि आपके पास वुड हैव के साथ कौन सी फॉर्म होगी, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगी। अब फर्स्ट फॉर्म हो वुड के साथ तो आप फर्स्ट क्लास को लिखते हैं किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। और अगर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म हो तो आप फर्स्ट क्लॉज को, इफ क्लॉज को किसमें लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट में। अब यहां पर क्या किया गया, मे विदड्रॉ लिख लिया गया। और मे याद रखिएगा, ये जो कैन और मे होता है आपके पास, कैन और मे आपके पास बेटे क्या होता है, प्रेजेंट के होते हैं। तो आपने इसको प्रेजेंट कंसीडर करना है। जब आप प्रेजेंट कंसीडर करेंगे तो इसका मतलब मे विड्रॉ का मतलब ये प्रेजेंट स्ट्रक्चर तो है, लेकिन ये नोमिनेट किस टाइम को कर रहा होता है, फ्यूचर टाइम को। ठीक है, मे विड्रॉ हो सकता है वो ऐसा करे, हो सकता है ऐसा हो। तो ऐसी सूरत में हमने फर्स्ट क्लॉज को किसमें लिखना है, प्रेजेंट में। और प्रेजेंट हमारे पास कौन प्रेजेंट में एक बात होगी। दूसरी बात हमने पैसिव स्ट्रक्चर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, आर प्रोलॉन्ग। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा होगा,
आर होगा। ये तीनों बातें, चारों बातें आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखनी है, पल्ले बांध लेनी है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। आज कुछ इस तरह है कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेरा आज पहले बिल्कुल इरादा नहीं था आज की डिस्कशन को अपलोड करने का, और मैं तबीयत ठीक ना होने की वजह से ही आज आपका टेस्ट भी आगे फर्दर नहीं बना सका। आज मेरा इरादा था पहले कि मैं टेस्ट 8, 9, 10 तीनों टेस्ट आपको इकट्ठे दूंगा, उसके बाद इनकी डिस्कशन। लेकिन तबीयत ठीक नहीं है, मौसम आपको पता है चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है, गर्मी जा रही है, तो इस मौसम में नज़ला ज़ुकाम होना और फिर मोटरसाइकिल पे बाहर निकलना, उस वजह से ये नज़ला ज़ुकाम इन्फ्लुएंजा एक आम सी बात है। तो बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, मैंने एक जुगाड़ निकाल लिया। जुगाड़ इस तरह निकाला कि आपका काम भी हो जाए और मेरा काम भी हो जाए। आज की डिस्कशन आपकी थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी, लेकिन उसमें डिस्कशन कंप्लीट होगी आपकी, आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन उसमें आपका काम भी हो जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। मेरा काम ही होगा कि जो बात मैं आप तक पहुंचानी चाहता हूं वो मैं पहुंचा दूंगा, और तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वो मैं भी आपको लास्ट में बताता हूं कि आप करना क्या, मैंने इसको मैनेज कैसे किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो मैंने ये तबीयत खराब होने वाली बात इसलिए बताई है कि मैं जहां पर भी दरमियान में शू शू करूं ना, तो ये समझ जाइएगा कि मैं नज़ला है, और सर नीचे करके चूंकि लिखना पड़ता है, तो वो आपको पता है वो सारा, वो फिर थोड़ी देर के बाद आपको एक क्या उसको बोलते हैं, एक ह्यूमन रिएक्शन देना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका सांस बहाल हो सके। तो इसको माइंड ना कीजिएगा, एक्सक्यूज कीजिएगा इसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, बाय द एंड। अब बाय द एंड मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आपके पास एक्सप्रेशन यूज होता है ना, बाय द एंड ऑफ, तो इसका एक मतलब तो ये होता है कि हम इसको किस टाइम के लिए लिख रहे हैं, फ्यूचर के लिए लिख रहे हैं। और दूसरी बात याद रखिएगा, आपने याद रखना है, हम ऐसे पास्ट के लिए भी लिखते हैं इसको, लेकिन यहां पर इस सेंटेंस में चूंकि हम बोल रहे हैं बाय द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर, फिस्कल के वर्ड को याद रखिएगा। फिस्कल हम बोलते हैं फाइनेंशियल को। फिस्कल जो है ये हमारे पास सिनोनिम होता है बेटे किसका, फाइनेंशियल का सिनोनिम होता है हमारे पास। तो कहता है इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, यानी कि बात किसकी हो रही है, फ्यूचर की हो रही है। और फ्यूचर के साथ साथ आपने बात बेटे किसकी करनी होती है, परफेक्ट की करनी होती है, ये याद रखिएगा। यानी कि ये बात इस तरह होती है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये काम हो चुका होगा, ये काम कर लिया जा चुका होगा। तो ऐसी सूरत में आपने फ्यूचर को ध्यान में रखना है, और फ्यूचर के साथ किसको ध्यान में रखना है, परफेक्ट को ध्यान में रखना है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कैसे चलेगा, हमें तो टेक्निकली जो सेंटेंस चाहिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो टेंस चाहिए, वो हमारे पास क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट हमारे पास डेफिनेटली ना तो इंप्लीमेंट्स होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हैड इंप्लीमेंटेड हमारे पास पास्ट परफेक्ट है। हैज इंप्लीमेंटेड हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट है। हमारा जो रिक्वायर्ड टेंस है वो हमारे पास बेटे कौन सा है, विल हैव इंप्लीमेंटेड। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, अल्फा चलेगा। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, द कंपनीज न्यू पॉलिसी फोकसेस ऑन इंश्योरिंग क्वालिटी डैश जेंडर और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। कहता है जी कंपनी की जो पॉलिसी है ना, वो जेंडर और सोशियो हम किसको बोलते हैं, सोशल को, सोशल बैकग्राउंड को, इसके बावजूद, इसका जिक्र किए बगैर, इसको नोटिस किए बगैर, इसको कदर में लाए बगैर क्या करती है, इंश्योर करती है इक्वालिटी को। ठीक है, तो जब हम ऐसी सूरत में जाते हैं ना, तो याद रखिएगा हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ। थ्रू का, बाय का वर्ड तो आपको पता है, बाय का मतलब होता है जरिए, मतलब जैसे हम बोलते हैं एक काम के जरिए से दूसरा, और एक बंदे के जरिए से दूसरा काम होता है। थ्रू का मतलब भी हमारा, अगर उर्दू में मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा तो जरिया ही होता है। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय, इसकी बजाय। ठीक है, इंस्टेड ऑफ। लेकिन यहां पर हमें जो वर्ड चाहिए, वो हमें वर्ड चाहिए के बावजूद। अब आपके पास सेंटेंस पता कैसे मुकम्मल होगा, सेंटेंस मुकम्मल होगा, कंपनीज न्यू पॉलिसी, कंपनी का जो न्यू प्लान है, कंपनी का जो न्यू पॉलिसी है, फोकसेस ऑन इंश्योरिंग इक्वालिटी, वो इक्वालिटी को इंश्योर करने पर जोर देती है, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जेंडर और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बावजूद, मतलब इसको नोटिस किए बगैर, इसको कदर में लाए बगैर, इसको नोटिस किए बगैर। जैसे हम बोलते हैं ना कि आप मजहब के
मजहब को खातर में लाए बगैर हर एक की मदद करते हैं, आप कास्ट को खातर में लाए बगैर हर एक की मदद करते हैं, तो डेफिनेटली आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिगार्डलेस ऑफ कलर, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ। तो ऐसी सूरत में हमारे पास यहाँ पे बेटे करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा? रिगार्डलेस। मतलब इस चीज को जहन में रखे बगैर, कदर में लाए बगैर, खातर में लाए बगैर। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा? बीटा। उसके बाद है आपके पास नॉट अंटिल द डेटा वर एनालाइज्ड। अब देखिए यहां पर दो तीन बातें जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है नॉट अंटिल, याद रखिएगा ये इन्वर्जन है, नॉट अंटिल इन्वर्जन है हमारे पास। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत जल्द जो है इंशाल्लाह ताला इन्वर्जन पर एक कंप्लीट लेक्चर बनाकर आप बच्चों को दूं। ठीक है, वन शॉर्ट सीरीज का ये लेक्चर होगा हमारे पास इन्वर्जन का। इन्वर्जन के गालबन कोई 14-15 के करीब रूल्स हैं जो मैं चाहता हूं कि मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि अभी जो एमडी कैट हुआ है BUMHS का, उसमें आपने देखा होगा लाजमी तौर पर बलोचिस्तान का जो एमडी कैट हुआ है उसमें एक जो क्वेश्चन आया हुआ है वो किसका आया हुआ है? इन्वर्जन का आया हुआ है। और वो क्वेश्चन कुछ यूं था, रेयरली हैव आई सीन, वो इस तरह करके सेंटेंस था। उसमें रेयरली भी आपके पास क्या होता है? इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का वैसे मतलब क्या होता है कि इन्वर्जन हम बोलते हैं जब आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। वैसे हम इंग्लिश का जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है कि हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, और हमारे पास इन्वर्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं, बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पर हमें इन्वर्जन लिखनी पड़ती है। जैसे देखें, अगर रेयरली आपके सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा ना, तो उसके बाद आपने सब्जेक्ट नहीं लिखना, इसके बाद आपने क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है, यानी कि आपने इन्वर्जन लिखनी है। इसी तरह जहां पर नॉट अंटिल आ जाता है ना, तो आप देख रहे होंगे नॉट अंटिल में आपके पास क्या होता है? नॉट अंटिल वो एक्सप्रेशन है जहां पर आपके सेंटेंस की सेकंड क्लॉज इन्वर्जन में जाती है। जैसे नॉट अंटिल द डेटा वर एनालाइज्ड। अब ये जो क्लॉज है ये तो इन्वर्जन में नहीं गई है, आपकी सेकंड क्लॉज इन्वर्जन में जाएगी। सेकंड सेंटेंस क्या होना चाहिए था? द रिसर्चर्स रियलाइज द डेप्थ ऑफ देयर मिस्टेक। यानी कि ये सेंटेंस इस तरह है कि जब तक जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो तहकीक करने वाले हैं, वो डाटा को अच्छे तरीके से एनालाइज अगर ना करते तो तब तक उनको पता ना चलता। यानी कि ये दोनों जो क्लॉजेज होंगी ये पास्ट में जाने वाली हैं। अब वैसे तो ये सेंटेंस होना चाहिए था नॉट अंटिल द डेटा वर एनालाइज्ड थॉरली द रिसर्चर्स रियलाइज्ड द डेप्थ ऑफ देयर मिस्टेक। यहां पर रियलाइज की जगह पर क्या होना चाहिए था? रियलाइज्ड होना चाहिए था। लेकिन चूंकि नॉट अंटिल हमारे पास इन्वर्जन का हिस्सा है और इसमें हमें सेकंड पार्ट को इन्वर्जन में लेकर के जाना होता है, तो याद रखिएगा नॉट अंटिल के बाद यहां पर हमने इसलिए क्या लिखेंगे? डिड लिखेंगे, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा? अल्फा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपके HGC के टेस्ट से पहले आपको क्या करूं? आपको इन्वर्जन का लेक्चर जरूर प्रोवाइड कर दूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं पक्का वादा नहीं कर सकता, मैं कोशिश इंशाल्लाह पूरी जरूर करूंगा कि इन्वर्जन का लेक्चर मैं आपको जरूर दूं, बड़ा फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। और मैं वादा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जब मैं वादा कर लेता हूं तो फिर मुझे एक प्रॉब्लम होती है कि आप कह सकते हैं कि मैं अपने एटीट्यूड में ना एक परफेक्शनिस्ट हूं, मतलब सोर्ट ऑफ परफेक्शनिस्ट हूं। तो मैं चाहता हूं कि हर चीज जो है ना वो बेहतरीन तरीके से पहुंचाई जाए। तो आपको तो मैं वादा कर लूंगा कि मैं इन्वर्जन का लेक्चर दूंगा, लेकिन बिलीव मी मेरी 3 दिन की नींद खराब हो जाएगी, मेरा 3 दिन का सुकून खराब हो जाएगा। मुझे सोते जागते ये ख्याल आएगा कि मैं इन्वर्जन के लेक्चर को बेहतर से बेहतर कैसे, बेहतरीन कैसे बना के बच्चों को पेश करूं, ऐसा कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा कर लूं। तो अभी चूंकि मैं थोड़ा सा आपके सामने इसमें आपके टेस्ट बनाने होते हैं, फिर लेक्चर रिकॉर्ड करना होता है, अपलोड करना होता है, तो ये सारी चीजें अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर इंशाल्लाह ताला आपको इन्हीं दिनों में इन्वर्जन का लेक्चर जरूर दूंगा इंशाल्लाह। अदरवाइज बहुत जल्द आएगा सारे बच्चों के लिए। उसके बाद आगे चलते हैं। द एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट contained passages so faint that even digital restoration could barely dash। देखें, पूरे सेंटेंस को भूल जाएं, पूरे सेंटेंस को भुला दें,
आप सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करेंगे, आप कुड पे फोकस करेंगे। मैं आपको 2 मिनट में सारे के सारे मॉडल एक्सिलरी समझा रहा हूं, सारे के सारे मॉडल एक्सिलरी 2 मिनट में। इससे ज्यादा अच्छे तरीके से आपको मॉडल एक्सिलरी ना कभी किसी ने पढ़ाए होंगे ना आपने पढ़े होंगे। देखें यहां पर जब मैं मॉडल एक्सिलरी की बात कर रहा हूं ना, तो याद रखिएगा मेरा मतलब है कैन, मेरा मतलब है कुड, मेरा मतलब है वुड, मेरा मतलब है मस्ट, मेरा मतलब है शुड, मेरा मतलब है ऑट टू। ठीक है, मैं इन वर्ड्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, ऑट टू, उसके बाद आपके पास है ऑट टू के बाद है मे, और मे के बाद कौन सा वर्ड है, माइट का। मैं इन मॉडल एक्सिलरी की बात कर रहा हूं। मैं आपको 4 स्ट्रक्चर बता रहा हूं, पल्ले बांध लें इन 4 स्ट्रक्चर्स को, बल्कि 3 स्ट्रक्चर दिए हैं, 4 बातें इनको याद रखिएगा। देखिए सबसे पहली बात, जब कभी भी मॉडल एक्सिलरी आएगा और आपका सेंटेंस एक्टिव होगा तो आपने याद रखना है, आपने उन सब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अब जब मैंने यहां पर मॉडल एक्सिलरी लिखा ना, तो इसका मतलब कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, माइट, ऑट टू, ये सारे वर्ड शामिल हैं। अगर ये एक्टिव स्ट्रक्चर है तो फिर आपने इन सब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। इसलिए तो मैं आपको कहता हूं कि पल्ले बांध ले बात को कि आपने सेंटेंस की वॉइस को कैसे समझना है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, अगर आपका सेंटेंस पैसिव है तो आपने मॉडल एक्सिलरी के साथ क्या करना है, बी का एडिशन करना है और वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। और ऐसा कब करना है, जब आपका सेंटेंस क्या होगा बेटे, पैसिव होगा। जैसे देखिए मैं बोलता हूं कि हमें कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए, तो हमें करनी चाहिए ना, सब्जेक्ट मौजूद है तो हम बोलेंगे वी मस्ट रिसाइट द होली कुरान। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि कुरान मजीद की तलावत की जानी चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, द होली कुरान मस्ट बी रिसाइटेड, पैसिव में चला जाएगा। उसके बाद याद रखेंगे आप, दूसरी बात मैंने आपसे कहा था 3 बातें सिर्फ आपने याद रखनी है। हम इसको परफेक्ट सेंस में भी लिखते हैं। परफेक्ट सेंस में हम कैसे लिखते हैं, जैसे हम इनको अपने आपके टेंसेस में, इसमें कंडीशनल सेंटेंस में लिखते हैं। मॉडल एक्सिलरी आएगा, मॉडल एक्सिलरी के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, और हैव के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। और ऐसा कब होगा, जब आपका सेंटेंस क्या होगा, एक्टिव। और अगर आपका सेंटेंस पैसिव है तो आपने मॉडल एक्सिलरी के साथ हैव की बजाय क्या एडिशन करना है, बीन, और साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। और ये तब लिखना है जब आपका सेंटेंस क्या होगा, पैसिव। ठीक है, ये परफेक्ट फॉर्म में हम यूज करते हैं। और उसके साथ सिर्फ आपने एक बात याद रखनी है, मैं यहां पर ऊपर करके लिख रहा हूं कि याद रखिएगा तीसरी बात, मे जो होता है वो प्रेजेंट होता है और इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है, माइट। कैन जो होता है वो प्रेजेंट होता है और इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है, कुड। इसके अलावा जो बाकी है, मस्ट है, शुड है, ऑट टू है, ये प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। प्रेजेंट के लिए क्या आएगा, मे, और पास्ट के लिए क्या आएगा, माइट। प्रेजेंट के लिए क्या आएगा, कैन, और पास्ट के लिए क्या आएगा, कुड आएगा। तो यहां पर सिंपल देखिए, कुड लिखा हुआ है ना, कुड लिखा हुआ है, तो ना तो बी लिखा हुआ है साथ, ना हैव लिखा हुआ है साथ। सिंपल सी बात है, कुड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, फर्स्ट फॉर्म आनी है। आपको पूरा सेंटेंस भी पढ़ने समझने की जरूरत नहीं है। आपके पास यहां पर मेड नहीं आ सकता, मेकिंग नहीं आ सकता, टू मेक नहीं आएगा। आपके पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, अल्फा होगा, यानी कि मेक होगा। अगर साथ बी लिखा हुआ होता तो हम थर्ड फॉर्म लगा देते, हैव लिखा हुआ होता थर्ड फॉर्म लगा देते, हैव बीन लिखा हुआ होता तो हम थर्ड फॉर्म लगा देते। तो ये सिलसिला कुछ इस तरह चलता है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, द ग्रेट पोएट एंड नॉवेलिस्ट डैश डेड। देखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है कि जब भी आप दो चीजें याद रखिएगा। दो चीजें कौन सी हैं, नंबर 1 है आर्टिकल और नंबर 2 है पोजेसिव एडजेक्टिव। नंबर 1 क्या है, आर्टिकल, और नंबर 2 क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। अब देखें मैं जहां पर भी आर्टिकल की बात करूं ना, तो आपने समझ जाना है कि आर्टिकल का मतलब इंडेफिनेट आर्टिकल भी है और डेफिनेट आर्टिकल भी है, यानी कि ए, एन और द तीनों है। और जहां पर हम पोजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे ना, तो पोजेसिव एडजेक्टिव समझ आइएगा, हमारे पास आई का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माय। उसके बाद वी का क्या होता है, वी का हमारे पास क्या होता है, आर। यू का हमारे पास क्या होता है, योर। उसके बाद ही का क्या होता है, हिज। शी का क्या होता है हमारे पास, हर। दे का क्या होता है, देयर। उसके बाद इट का हमारे पास क्या होता है, इट्स। ये हमारे पास क्या चलेंगे, ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। अब गौर से सुनिएगा, जब भी कोई नाउन
मेंशन, दो नाउन मेंशन किए गए होंगे आपके सेंटेंस में, ठीक है, और आपका पोजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के साथ आएगा, तो आपने याद रखना है ये दोनों नाउन लिखने का मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन, ठीक है, और हम इसको ट्रीट करेंगे सिंगुलर के तौर पे। और अगर आपके सेंटेंस में दो नाउन लिखे हुए हैं और आर्टिकल और पोजेसिव एडजेक्टिव सिर्फ एक के साथ लिखने की बजाय दोनों के साथ लिखा गया है, तो फिर आपने याद रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन्स, हम दो बंदों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब दो बंदों की बात कैसे हो रही होगी, जैसे देखिए अगर फर्ज करें मैं सेंटेंस बोलता हूं, मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा, मैं सेंटेंस बोलता हूं माई डॉक्टर एंड ब्रदर डैश कमिंग। अब मैंने बोला माई डॉक्टर एंड ब्रदर, इसका मतलब वो मेरा भाई भी है और मेरा डॉक्टर भी है, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन हु इज माई डॉक्टर एज वेल एज माई ब्रदर। जैसे मैं बोलता हूं द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर डैश कमिंग, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन हु इज प्रिंसिपल एज वेल एज डायरेक्टर। जैसे मैं बोलता हूं द सिंगर एंड डांसर डैश परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। अब द सिंगर एंड डांसर लिखने का मतलब क्या है कि कितने लोग परफॉर्म कर रहे हैं, वन पर्सन इज परफॉर्मिंग, ही इज डांसर एज वेल एज सिंगर। तो जब आप दोनों के साथ लगा देंगे ना तो इसका मतलब दो बन जाएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं माय ब्रदर एंड माय डॉक्टर, तो इसका मतलब दो लोग आ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, माय ब्रदर एंड माय डॉक्टर आर कमिंग, द सिंगर एंड द डांसर आर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। अब आप यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर है ग्रेट पोएट एंड नॉवेलिस्ट, और आर्टिकल सिर्फ किसके साथ लिखा हुआ है, पहले वाले के साथ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन। अगर ये लिखा हुआ होता द ग्रेट पोएट एंड द नॉवेलिस्ट, तो इसका मतलब हम दो लोगों की बात कर रहे हैं। यहां पर द ग्रेट पोएट एंड नॉवेलिस्ट का मतलब क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन हु इज अ ग्रेट पोएट एज वेल एज अ नॉवेलिस्ट। तो हमारे पास यहां पर डेड चूंकि एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के लिए हमें क्या चाहिए होगा, स्टेट ऑफ बीइंग चाहिए होगी। हम हैव डेड नहीं लिखेंगे, हैज डेड नहीं लिखेंगे, आर इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लूरल है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या चलेगा, इज। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, इज। और अगर ये लिखा हुआ होता द ग्रेट पोएट एंड द नॉवेलिस्ट, तो फिर हम क्या लिखते, आर डेड। तो यहां पर आपके पास बेटे करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद है आपके पास मिल्टन इज वन ऑफ द। मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता के आया कि जहां पर भी वन ऑफ द आएगा, देखें ये दूसरा स्ट्रक्चर है वन ऑफ का, जहां पर भी वन ऑफ आएगा तो उसके साथ आने वाला सब्जेक्ट आपके पास क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे पोइट नहीं लिखा हुआ बल्कि क्या लिखा हुआ है, पोइट्स लिखा हुआ है, लेकिन आपने उसको ट्रीट किसके तौर पर करना है, सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करना है। लेकिन अगर वन ऑफ लिखा हुआ है, वन ऑफ के बाद प्लूरल लिखा हुआ है, वो तो लिखा ही जाना है लाजमी तौर पर, और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है। अब रिलेटिव प्रोनाउन आपके पास क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन आपके पास होता है हु हो सकता है, डैट हो सकता है, या क्या हो सकता है, विच हो सकता है। तो फिर आपने इसको सिंगुलर ट्रीट नहीं करना बेटे, फिर आपने इसको क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है। जैसे फर्ज करें अगर एक मिनट के लिए आप ये सोचें कि यहां पर हु नहीं लिखा हुआ, तो अगर हु नहीं होता तो हम इसको क्या ट्रीट करते, सिंगुलर ट्रीट करते। लेकिन हु लिखा हुआ है, इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, तो हमने इसको सिंगुलर ट्रीट नहीं करना, हमने इसको क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है। और प्लूरल ट्रीट करने के लिए यहां पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लिव्ड लिखा हुआ है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो हमने उसको पैसिव में नहीं लिखना। तो इसका मतलब वाज वर्ब तो हो ही नहीं सकता पैसिव की वजह से, हमने इसको एक्टिव लिखना है, प्लूरल ट्रीट करना है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, हैव होगा। हैज हमारे पास सिंगुलर होने की वजह से यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद है बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, द डकेट एंड हिज फॉलोअर्स। अब एक बात याद रखिएगा, जब आप एंड लिखते हैं तो आपने प्रेफरेंस पे नहीं जाना, प्रेफरेंस उन्हीं दो मामलात में होगी जहां पर आइदर और होगा, नाइदर नोर होगा,
ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो होगा, तो आपने किसको प्रेफर करना है, सेकंड वन को। और जहां पर विद होगा, अलोंग विद होगा, टुगेदर विद होगा, एज वेल एज होगा, इन एडिशन टू होगा, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको सारे वर्ड बताए, इन एडिशन टू होगा, कंपनीड बाय होगा, बट होगा, एक्सेप्ट होगा, ऑफ होगा, तो आपकी प्रेफरेंस किसके साथ होगी, फर्स्ट वन। एंड वाले के साथ यहाँ तो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे डकेड एंड हिज फॉलोवर्स, तो डकेड अलहदा है, फॉलोवर्स अलहदा है, तो डेफिनेटली हम इनको क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। और चूंकि वो डूअर ऑफ एक्शन है, वो भागे हैं, वो उन्होंने स्केप किया है, तो हम इसके लिए वाज, इज या हैज यूज नहीं करेंगे। यहां पर हम क्या यूज करेंगे बेटे, हैव। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, बीटा। समटाइम ऐसा होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, 2019 में गालबन एक क्वेश्चन आता है, ही एंड आई डैश कमिंग, पंजाब का क्वेश्चन था, एमडी कैट का क्वेश्चन था, ही एंड आई डैश कमिंग, और आंसर थे, मतलब ऑप्शन थे इज, एम और आर। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, ही एंड आई लिखा हुआ है तो आपको प्रेफरेंस पे जाने की आदत होती है, तो बच्चों ने क्या किया, कुछ बच्चों ने ही को प्रेफर करके यहां पर इज लगा दिया, किसी ने आई को प्रेफर करके एम लगा दिया। पल्ले बांध लीजिएगा बात के, जहां पर भी एंड होता है ना, एंड वाले मामले में प्रेफरेंस नहीं होती, यहां तो चीजें सिंगुलर होंगी या प्लूरल होंगी। प्रेफरेंस वाला मामला आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ है, या विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, या जितने भी एक्सप्रेशन है उनके साथ है। और जब यहां पर आपको जाते जाते एक और रूल भी बता दूं कि अगर आपने कहीं पर भी दो प्रोनाउंस को एंड के साथ कंबाइन किया ना, दो प्रोनाउंस को, वो कोई भी प्रोनाउन हो, ही एंड आई हो, शी एंड आई हो, आई एंड यू हो, वी एंड दे हो, कोई भी दो प्रोनाउन अगर एंड के साथ कंबाइन किए हुए हैं, तो आपने याद रखना है, आपने उनको हमेशा प्लूरल ट्रीट करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो कौन सा था, आर था। तो ये प्रेफरेंस और एंड का याद रखिएगा, एंड वाले में प्रेफरेंस नहीं होती, याद रखिएगा। उसके बाद है जी, ही विल नेवर टर्न। मैं आपको पहले बता चुका हूं दो वर्ड के फ्रेजल वर्ब्स गालबन। मैंने आपको किस किस का फ्रेजल वर्ब बताया, मैंने आपको शायद फ्रेजल वर्ब बताया है लुक का, ठीक है, और इससे पहले वाले टेस्ट में भी हमने किसी एक फ्रेजल वर्ब को डिस्कस किया था। अभी आपके पास वर्ड है टर्न। अब टर्न के साथ जितने फ्रेजल वर्ब यूज होते हैं ना, ये आपके सामने है, वर्ड आपके पास लिखा हुआ है टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब होता है स्विच ऑन या स्टार्ट, ठीक है। जैसे हमारे पास सेंटेंस है, शी टर्न्ड ऑन द लाइट्स, उसने लाइट्स को क्या किया, टर्न ऑन कर दिया, ऑन कर दिया। टर्न ऑफ, डेफिनेटली टर्न ऑन का मतलब होता है स्टार्ट करना, चलाना, और टर्न ऑफ का मतलब क्या होगा, बुझाना या बंद करना। टर्न अप का मतलब होता है सामने आना, एक्सपोज होना, एक्सप्लोर होना, या किसी चीज का इंक्रीज होना। जैसे कैन यू टर्न अप द वॉल्यूम, क्या आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। ही टर्न्ड अप लेट टू द मीटिंग, वो मीटिंग में लेट आया, लेट अपीयर हुआ है, देर से आया। टर्न डाउन का मतलब होता है, और हमेशा याद रखिएगा आपके क्वेश्चन में, पेपर में जो आज तक मैंने देखा है 90% क्या होता है कि आपके पास ये टर्न का जो वर्ड क्वेश्चन में बनाकर यूज किया जाता है ना, वो टर्न डाउन ही यूज किया जाता है। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट करना। जैसे आपका मतलब होता है बढ़ाना, टर्न डाउन का मतलब किसी चीज को कम करना भी होता है, लेकिन साथ क्या होता है, किसी चीज को, किसी ऑफर को, किसी एग्रीमेंट को रिजेक्ट करना। शी टर्न डाउन द जॉब ऑफर, उसने जॉब ऑफर को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। जैसे आपका क्वेश्चन भी है, ही विल नेवर टर्न डैश माई रिक्वेस्ट, वो कभी भी मेरे रिक्वेस्ट को क्या नहीं करेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा। तो यहां पर आपने करेक्ट ऑप्शन कौन सा लिखना था, टर्न डाउन, ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा, टर्न अवे भी यूज होता है रिजेक्ट करने के लिए, या आप लास्ट में देखेंगे टर्न अवे भी यूज होता है रिजेक्ट करने के लिए, लेकिन ये रिजेक्शन होती किसी जगह पर एंट्री की रिजेक्शन, ऑफर रिजेक्ट करना, रिक्वेस्ट रिजेक्ट करना, उसके लिए आपने कभी भी टर्न अवे यूज नहीं करना, उसके लिए आपने हमेशा टर्न डाउन यूज करना है। उसके बाद है टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है। आप पहले भी जानते हैं, जैसे हम हमेशा जब इलेक्शन के दिन होते तो कहा जाता है इतना टर्न आउट रहा, इतने फीसद टर्न आउट रहा, ठीक है, इतने फीसद टर्न आउट रहा। टर्न इन का मतलब होता है सबमिट करना, ठीक है, या सोने के लिए जाना। ये सेंटेंसेस पढ़ लीजिएगा, वर्ड्स को देख लीजिएगा। टर्न ओवर का मतलब होता है पलटाना, साइड बदलना। टर्न अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ हो जाना या किसी का दुश्मन बन जाना। टर्न इनटू का मतलब होता है चेंज होना या ट्रांसफॉर्म हो जाना। ये सारे जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये आपने लाजमी तौर पर, जितने मैं आपको टेस्ट के डिस्कशन के दौरान बताता हूं, ये आपने लाजमी तौर पर सारे याद करने हैं, इनको रट्टा मारना है।
इनको वैसे नहीं छोड़ना, ये क्वेश्चन में आते हैं जैसे पेपर में आए हुए हैं। उसके बाद है जी गॉड इज काइंड डैश अस, और याद रखिएगा काइंड के साथ आपने हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, काइंड टू अस। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, डेल्टा। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह ये मैंने 10 आपको दिए हैं, ये 10 के 10 को रट्टा मार लीजिएगा। जिस तरह काइंड टू होता है, इसी तरह पोलाइट टू होता है, इसी तरह रूड टू होता है, इसी तरह हेल्पफुल टू होता है, क्रूअल टू होता है, फ्रेंडली टू होता है, जेनरस टू होता है, ओबीडियंट टू होता है, फेथफुल टू होता है और लॉयल टू होता है। ये सारे सेंटेंसेस आपके सामने लिए हुए हैं। आप जैसे ही सेंटेंस पढ़ेंगे आपकी बात और ज्यादा मुकम्मल हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगी। आपने ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं जिन जिन के साथ क्या आता है, टू आता है। काइंड टू है, पोलाइट टू है, रूड टू है, हेल्पफुल टू है, क्रूअल टू है, फ्रेंडली टू है, जेनरस टू है, ओबीडियंट टू है, फेथफुल टू है और क्या है, लॉयल टू है। उसके बाद हमारे पास है बेटे क्वेश्चन नंबर 11, द स्पीकर्स काम टोन कंट्रास्टेड। अब यहां पर हमें कोई कंजंक्शन नहीं दिया गया, जैसे अमूमन कंट्रास्ट बताने के लिए कौन सा कंजंक्शन दे देते पेपर में, सेंटेंस में दो दे दिया जाता है, आल दो दे दिया जाता है, या हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में से बट दे दिया जाता है, या येट दे दिया जाता है, या कंजंक्टिव एडवर्ब में से हमें हाउएवर दे दिया जाता है। कंट्रास्ट के लिए ये सारे वर्ड यूज होते हैं। अब यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं दिया गया बल्कि डायरेक्टली कंट्रास्ट का वर्ड ही यूज कर दिया गया। तो उसका मतलब हमें यहाँ पर दो कंट्रास्ट वर्ड चाहिए, कंट्रास्ट शार्पली विद द डैश नेचर ऑफ हिज मैसेज। इसका मतलब है उसका जो मैसेज है उसकी कौन सी नेचर है, अग्रेसिव नेचर, क्योंकि यहाँ पर कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, काम लिखा हुआ है। हमें काम के कंट्रास्ट में यहाँ पर वर्ड चाहिए, तो काम के कंट्रास्ट में डेफिनेटली जो हमारे पास वर्ड होगा वो कौन सा वर्ड चलेगा बेटे, अग्रेसिव। काम और पीसफुल तो सिनोनिम हो जाएंगे, काम एंड क्वाइट सिनोनिम हो जाएंगे, काम और जेंटल क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। तो चूंकि हमें चाहिए ही कंट्रास्ट है तो यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, अग्रेसिव चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डिस्पाइट हर अपेरेंट डैश। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, किसी चीज के बावजूद। डिस्पाइट हर अपेरेंट डैश मारिया डिटेल्ड रिस्पॉन्स। अब जब भी आप डिटेल्ड रिस्पॉन्स देंगे तो इसका मतलब क्या है, शो डैट शी वाज फुली डैश। जिस बंदे ने डिटेल्ड रिस्पॉन्स दिया होगा वो कंफ्यूज्ड तो नहीं हो सकता, वो अनइंटरेस्टेड तो नहीं हो सकता, वो एब्सेंट तो नहीं हो सकता, वो लाजमी तौर पर क्या होगा, अलर्ट होगा ही तो डिटेल रिस्पॉन्स दे सकता है। इसका मतलब आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या चलेगा, अल्फा। आपका सेंटेंस चलेगा डिस्पाइट हर अपेरेंट डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, उसकी वाजिया क्लियर साफ डिस्ट्रैक्शन के बावजूद मारिया डिटेल्ड रिस्पॉन्स शो दैट शी वाज फुली अलर्ट। मारिया का जो डिटेल रिस्पॉन्स है वो दिखाता है, ये वो बताता है, वो जाहिर करता है कि वो बड़ी ही अलर्ट बैठी थी, एक्टिव बैठी थी, अटेंटिव बैठी थी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव वाज इंटेंडेड टू प्रमोट डैश ग्रोथ। आप देखेंगे जब भी आप गवर्नमेंट की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, इनिशिएटिव की बात करते हैं और बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास इकोनॉमिक वगैरह के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, दैट इज सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब जब भी आप कोई भी ग्रोथ प्रमोट करते हैं तो कौन सी ग्रोथ प्रमोट करते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ प्रमोट करते हैं। रैपिड, लिमिटेड या कॉशियस प्रमोट जो ग्रोथ है वो प्रमोट नहीं की जाती। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद आपके पास है जी हिज लेक्चर्स कंबाइंड डैश विद द स्टाइल सो डैश इवन कॉम्प्लेक्स टॉपिक सीम्ड सिंपल। उसका जो लेक्चर है वो इतना अच्छा होता है कि जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है ना वो भी बड़े आसान नजर आना शुरू हो जाते हैं, आसान लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है उसका जो लेक्चर है वो टीडियस तो नहीं हो सकता, डल तो नहीं हो सकता, कंफ्यूजिंग तो नहीं हो सकता। मतलब एक सिंपल सी बात है यार, सेंटेंस हमें कह रहा है कि उसके लेक्चर्स इस तरह के होते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स तरीन टॉपिक्स है ना वो भी क्या नजर आना शुरू हो जाते हैं, वो भी बड़े अच्छे आसान लगना शुरू हो जाते हैं। तो जब चीज आसान लगना शुरू हो जाती है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो क्या हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो क्या होगी कि डल हो, कंफ्यूजिंग हो। टीडियस याद रखिएगा, टीडियस का मतलब हमारे पास क्या होता है, टायरिंग। टायरिंग मतलब थका देने वाला, बोर कर देने वाला, डल जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, बीटा।
उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 15, द एम्बेसडर स्टेटमेंट वाज केयरफुली वर्डेड टू साउंड। आप देखिए ये जो एम्बेसडर वर्ड लिख दिया ना, जैसे हर प्रोफेशन की एक अपनी लैंग्वेज होती है, जैसे पुलिस वालों की एक अपनी लैंग्वेज होती है, वकालत की एक अपनी लैंग्वेज होती है, डॉक्टर की एक अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक है। जैसे अभी फर्ज करें अगर कोई पुलिस वाला कहेगा ना कि मैंने माशरे की बीमारियां खत्म करनी है, तो इसका मतलब है उसका बीमारी कहने का मतलब वाकई डिजीज नहीं है, उसका बीमारी कहने का मतलब कि उसने क्या खत्म करना है, जुर्म खत्म करना है। ऐसे ही है ना हमारे पास। इसी तरह अगर वो कहेगा मैंने माशरे की बुराइयां खत्म करनी है, तो यहां पर भी बुराई का मतलब भी क्या होगा, जुर्म होगा। लेकिन अगर डॉक्टर बोलेगा कि मैंने अपने मरीजों के जुर्म खत्म करने हैं, तो डॉक्टर मरीजों के जुर्म खत्म नहीं करेगा, डॉक्टर मरीजों की क्या खत्म करेगा, बीमारी खत्म करेगा। तो ये हर प्रोफेशन की एक जैसे लैंग्वेज होती है, याद रखिएगा। जब भी आप पॉलिटिशियंस, पॉलिटिक्स, एमपी, एमएनए, प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, तो डेफिनेटली जब आप इनकी बात करेंगे तो आप कमिटमेंट, नॉन कमिटमेंट, न्यूट्रल, बाइज्ड, अनबाइज्ड, इस तरह के वर्ड आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा बनेंगे। तो आपके पास सेंटेंस है, द एम्बेसडर स्टेटमेंट वाज केयरफुली वर्डेड, उनको बड़े केयरली, बड़े एहतियात के साथ अरेंज किया गया था, टू साउंड न्यूट्रल, कि वो क्या साउंड करे, न्यूट्रल साउंड करे, वाइल एक्चुअली बीइंग कंप्लीटली नॉन कमिटल, कि उसमें उसकी जो पूरी तकरीर है, उसकी जो पूरा स्टेटमेंट है, उसमें कोई भी कमिटमेंट ना की जाए। जैसे अभी मैं आपसे कह रहा हूं ना कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले क्या गया, मैंने आपसे वादा जरूर करता हूं, मैं आपसे कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन मैं वादा नहीं करता। तो मैंने एक्चुअल में कौन सा स्टेटमेंट दिया है, मैंने न्यूट्रल रहते हुए नॉन कमिटल आपके साथ आपको एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं आपके साथ कमिटमेंट कोई नहीं कर रहा, मैं वादा कोई नहीं कर रहा, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश जरूर करूंगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे यहां पर कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद देखिए अभी जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने आज के लेक्चर के लिए अपनी तबीयत ठीक ना होने की वजह से कुछ जुगाड़ निकाला है, आज जो आपके लिए भी आसान होगा, मेरे लिए भी आसान होगा। वो किया मैंने क्या, देखें मैंने जो बाकी आपके ऑनवर्ड क्वेश्चंस है ना, एनर्जी के, और उसके बाद रीडिंग कंप्रीहेंशन के, और उसके बाद सिनोनिम्स और इंटोनिम्स के, मैंने उनकी की बना दी आपको, ठीक है। आपने क्या करना है, मैं यही जो आपके पास डिस्कशन है मैं एज इट इज आपको शेयर कर दूंगा। आपने 15 लेक्चर्स की 15 एमसीक्यूज की तो जो डिस्कशन है वो तो सुन लिया आपने बड़े अच्छे तरीके के साथ, ठीक है। बाकी जो डिस्कशन है वो आपने पढ़ लेनी है, और इंशाल्लाह ताला मैंने पूरी कोशिश की है, मैंने इसको कुछ इस तरह अरेंज किया है कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए, पूरा लॉजिक समझ में आ जाए, पूरे मीनिंग समझ में आ जाए, और सारा आपका जो की है वो करेक्ट हो जाए, ठीक है। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आएगी तो वो पूछ लीजिएगा। और यहां पर मैं एक और बात आपको बता दूं, ये जो एनर्जी के क्वेश्चन है ना आज के टेस्ट में, इनमें गालबन आपके पास जो क्वेश्चन होंगे ना, आपके पास 20 से लेके गालबन 25 तक, ठीक है। इनमें आज कुछ एक छोटा सा ब्लंडर ये हुआ है कि इस वाले टेस्ट में ब्लंडर ये हुआ है कि आपको कुछ क्वेश्चन किस तरह लग रहा होगा कि दो ऑप्शंस ठीक हैं, तो इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी दो ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो उसको बोदड़ ना कीजिएगा, वो दो क्वेश्चन जो आपको लग रही है ना वो बाकी दो ऑप्शन ठीक है, वो कोई गलती मेरी तरफ से गलती है, आप लोगों की गलती नहीं है, तो उसके लिए माजरत करता हूं, आई अपोलोजाइज फॉर दैट कि वो गलती होगी। आइंदा मैं इंशाल्लाह पूरा ख्याल रखूंगा। गलती मान लेने वाला बड़ा होता है, गलती ना मानने वाला तो शैतान होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा एनर्जी जो है इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह के होंगे जिनके टू ऑप्शन है। बाकी आपने क्या करना है, आपने अपना टेस्ट सामने रखना है, इस की को खोल लेना है और अपने टेस्ट के मुताबिक, अपने सॉल्यूशन के मुताबिक इस की को पढ़ लेना है। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि ये की पढ़ने पर आपको पूरे का पूरे टेस्ट की समझ आ जाएगी, आपकी की लग जाएगी और आप समझ भी जाएंगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती अपार्ट फ्रॉम एनर्जी, तो आपने लाजमी तौर पर पूछ लेना है। अगेन वही बात कि भंगी चरसी नशई बन के बैठे नहीं रहना, सोचते नहीं रहना, डिस्टर्ब नहीं रहना, परेशान नहीं रहना, पूछ लेना है, डिस्कस कर लेना है। क्वेश्चन पूछने से, डिस्कशन करने से चीजें आसान होती हैं, क्लियर होती हैं, सामने आती हैं। तो ये थी बेटे आज हमारे पास डिस्कशन 7, जिसको हमने आज थोड़ा सा शॉर्ट किया तबीयत ना ठीक होने की वजह से। उसके लिए मैंने पहले भी माजरत की, अभी भी माजरत कर रहा हूँ। आइंदा इंशाल्लाह जितने भी लेक्चर्स होंगे हम पहले की तरह उनकी डिटेल डिस्कशन किया करेंगे इंशाल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारी मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।